एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज हम ग्रामर का वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसे हमने अधूरा छोड़ा था, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किया था, जो था सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th वन, विच इज़ एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी addressing someone or something that is absent, abstract or not alive। यानी कि हम ऐसे व्यक्ति से अगर कुछ कहेंगे या कुछ बोलेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ पूछेंगे जो कि हमारे सामने नहीं है, या वो निर्जीव है, या वो ऐसा सजीव है जो हमें नहीं समझ सकता, और फिर भी हम उससे बात किए जा रहे हैं। जैसे कि ओ ग्रेव, वेयर इज़ द विक्ट्री। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। अब इसमें ग्रेव यानी कि कब्र, यानी कि वो पत्थर की चीज़ या वो मुर्दा, क्या वो हमें सुन सकता है, क्या हमें समझ सकता है? नहीं। ओ ग्रेव, वेयर इज़ द विक्ट्री। अगर कोई आपका पोएम है और पोएम में कोई भी ऐसी लाइन है, ज़रूरी नहीं कि आपके पोएम में यही लाइन्स आए, जो एग्जाम्पल्स मैंने 10 या 11 एग्जाम्पल आपके सामने जो मैं लेकर आई हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही सब लाइन्स आए, लेकिन अगर उसमें ऐसे कोई जैसे हम पत्थर की मूर्ति से बात कर रहे हैं, या कोई मर गया है हम उससे बोल रहे हैं, या ऐसा कोई चीज़ है जिसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम हवा से बातें कर रहे हैं, पानी से बातें कर रहे हैं, जो हमें नहीं समझ पा रहा है। आगे हम देखते हैं। ओ होली नाइट, यानी कि हम किसे बोल रहे हैं? रात्र को बोल रहे हैं, रात को बोल रहे हैं, नाइट को बोल रहे हैं। जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हम ज़िंदगी से बात कर रहे हैं, हम समय से बात कर रहे हैं, हम इस दुनिया से बात कर रहे हैं। क्या वो लोग हमें समझ पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो कोई ज़िंदा व्यक्ति नहीं है, वो ऐसा कोई नहीं जो हमें समझ पाएगा। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर fearful trip इज़ डन। इसमें ओ कैप्टन, माई कैप्टन, जो वॉल्ट विटमैन, ये पोएट है जिसने ये पोएम लिखी थी अब्राहम लिंकन के लिए, और अब्राहम लिंकन उस वक्त तक मर चुके थे, और उनके ऊपर ये उन्होंने कविता बनाई थी। अभी हमें अगर कोई पोएम मिलता है, यानी कि एग्ज़ाम में आता है, तो हमारे सिलेबस का होता है, तो हमें पता होता है कि उस पोएम में किसके बारे में है, या किससे बातें हो रही है, या किसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमें पता चलता है कि वो जो बात कर रहा है वो निर्जीव व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ज़िंदा है, या उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। हम किसी व्यक्ति के भी बारे में बात कर रहे हैं, और अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो भी वो एपोस्ट्रोफी में आ जाएगा। जैसे वो बोल रहा है ओ कैप्टन, माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, यानी कि ओ कैप्टन, मेरे कैप्टन, हमारा जो डरावना ट्रिप था, यानी कि हमारा सफ़र था, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उस वक्त तक अब्राहम लिंकन मर चुके थे। नेक्स्ट है जो हमारे बच्चों का पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यानी कि हम लिटिल स्टार से बात कर रहे हैं कि चमकने वाले छोटे छोटे सितारे, मैं कैसे इमेजिन करूं, कैसे वंडर करूं कि तुम क्या हो, तुम कौन हो। तो हम किससे बात करें? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हम बात कर रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल स्टार से कि मैं कैसे इमेजिन कर लूँ, मैं कैसे सोच लूँ कि तुम कौन हो। नेक्स्ट है ओ नेचर, दो, तुम, आर्ट ऑफ माई गॉड, गॉडनेस, इसका गॉडेस, इसका मतलब है कि ओ प्रकृति, प्रकृति से हम बात करें कि तुम्हारा जो ये कलाकारी तुम पर की हुई है, यानी कि तुमको बनाया है, वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। पर बात हम किससे कर रहे हैं? हम बात तो नेचर से कर रहे हैं, तो क्या नेचर हमें समझ सकता है? नहीं। लिटिल लैम्ब, हु मेड दी, हु मेड दी, यानी कि तुम्हें किसने बनाया है? लिटिल लैम्ब यानी कि सफ़ेद छोटा भेड़, जिसकी तुलना, जिसकी क्रिएशन गॉड ने की हुई है। और वो लोग पूछ रहे हैं, वो कवि उनसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जो रचना है वो किसने की है, तो वो भी समझ नहीं सकता इस बात को। नेक्स्ट है ब्लो विंड ब्लो, किससे बात कर रहे हैं हम? हवा के झोंके से। हम क्या बोल रहे हैं? ब्लो विंड ब्लो, क्या वो हमें समझ सकता है? नहीं। देन कम स्वीट डेथ एंड रिड ऑफ मी ऑफ दिस ग्रीफ, यानी कि हम किससे बात कर रहे हैं? डेथ से बात कर रहे हैं, यानी कि हम अपने मृत्यु से बात कर रहे हैं। क्या वो हमें समझ सकता है? नहीं। नेक्स्ट है ओह पार्डन मी दो ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, हम किससे बात कर रहे हैं? अर्थ से बात कर रहे हैं। हम किससे बात कर रहे हैं? अपनी पृथ्वी से बात करते हैं, धरती से बात कर रहे हैं। पर क्या वो हमें समझ सकते हैं? नहीं। वेलकम ओ लाइफ, किससे बात कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी से बात कर रहे हैं कि वेलकम है ओ लाइफ,
यानी कि ज़िंदगी तुम्हारा वेलकम है। क्या ज़िंदगी हमें समझ पा रही है? नहीं। हम ऐसी चीज़ों से बातें कर रहे हैं, हम ऐसे चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं सुन सकते, हमें नहीं समझ सकते, तो उसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। क्या बोलते हैं उसे हम? एपोस्ट्रोफी। और एक बात है कि बहुत ज़्यादा करके एपोस्ट्रोफी में आपको एक्सक्लेमेशन साइन देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर कुछ कुछ लाइंस में नहीं होंगे, लेकिन जिसमें होंगे तो भी आप अंदाज़ा लगा लेना कि ये एपोस्ट्रोफी के सेंटेंसेस हैं जिसमें ज़्यादातर हमें एक्सक्लेमेशन के साइन मिलते हैं। ज़्यादातर एक्सक्लेमेशन के साइन मिलते ही हैं, कुछ कुछ सेंटेंस में ही नहीं मिलते हैं। और अगर कुछ सेंटेंस में नहीं मिलेंगे तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लेना कि एपोस्ट्रोफी है, क्योंकि अगर वो निर्जीव व्यक्ति है, या तो वो अलाइव नहीं है, या तो उस समय मौजूद नहीं है, या तो हम पत्थर से बात कर रहे हैं, तो हम हवा से बात कर रहे हैं, पानी से बात कर रहे हैं, ज़िंदगी, समय, इन सब चीज़ों से बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में है, पर हम उन्हें महसूस नहीं करा सकते, हम उन्हें कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि वो लाइव नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं है। हम उसे समझाने की कोशिश कितनी भी कर लेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, तो वो सब एपोस्ट्रोफी में आता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू फिफ्थ टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच का, विच इज़ हाइपरबोली। इसको बोलते हैं हाइपरबोली। अ हाइपरबोली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक्सग्रेशन इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजेस और इफेक्ट इट्स एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट। यानी कि जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है और हमने उससे कहा चुप हो जाओ बच्चे, मत रो। फिर हमने उससे कहा चुप हो जा बच्चा, मत रो। फिर हमने उससे कहा चुप हो जा बच्चा, मत रो। और अब हम उसे बोल रहे हैं अरे यार 50 बार समझा चुकी हो, चुप हो जा, क्यों रो रहा है? तो इसका मतलब क्या हमने उसे 50 बार सच में बोला? नहीं। हमने कितनी बार बोला? 3 बार बोला। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? अरे 50 बार बोला यार, चुप हो जा, राइट। यानी कि हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। जैसे 2 या 3 बार वॉर्न करके बोलेंगे, 1000 बार वॉर्न कर दिया हमने उससे, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली, हाइपर यानी कि हाइप किया हमने, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। लेट्स सी एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। ही इज़ ओल्डर दैन द हिल्स। ये पर्वत से भी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। यानी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर या फिर किसी बहुत ही पुरानी वस्तु को देखकर, इंसान से ही नहीं, हम किसी वस्तु से भी कंपेयर करेंगे, अरे यार ये तो पर्वत से भी पुराना हो चुका है। यानी कि हम उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जो ऑलमोस्ट हज़ारों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है, पर्वत यानी कि पहाड़ से कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट इज आई विल डाई इफ़ शी आस्क मी टू डांस। यानी कि किसी को डांस करना नहीं पसंद है, या किसी ने 4-5 बार डांस करके थक गया है और हम उससे बोल रहे हैं कि अरे यार प्लीज़ डांस कर दे, तो वो क्या रिप्लाई कर रहे हैं कि अरे यार मैं मर जाऊंगा अगर उसने मुझसे डांस करने के लिए कहा तो। क्या वो सच में मर रहा है? नहीं, पर ये बोलने का एक तरीका होता है, नहीं यार प्लीज़ मैं मर जाऊँगी यार, प्लीज़ मुझे डांस करने के लिए मत बोल। तो ये वही चीज़ें होती है कि हमें कोई चीज़ हम मना कर रहे हैं, या किसी चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, या कोई चीज़ हम बोल के थक चुके हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा बोलते हैं उसको बोलते हैं एग्जैगरेशन। यानी कि हम बहुत एक्स्ट्रा बोल देते हैं। यू आर एज बिग एज एन एलिफेंट। किसी मोटे व्यक्ति को देख करके, या जिसका वज़न बहुत बड़ा होता है, तो हम बोलते हैं यार तू तो हाथी जैसा होते जा रहा है, हाथी की तरह हो गया है। तो क्या सच में वो हाथी की तरह होता है? क्या उतना ज़्यादा वजन है उसका? नहीं है। फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं उसको, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? हाथी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात हो गई है वो। आगे, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ, या मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं घोड़ा खा सकती हूँ। आई मीन हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि कोई घोड़ा खा सकता है? नहीं। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसको बहुत ओवर बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई। तुम्हें मैंने लाखों बार बोला है कि झूठ मत बोलो। लाखों बार कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। हम अपने बच्चे को, या अपने भाई बहन को, या अपने छोटे रिलेटिव जो भी हमारे कज़िन भाई बहन, हम उनको बोलेंगे यार झूठ मत बोल, यार सच बोल। और फिर बाद में अगर हमको पता चल गया कि नहीं वो बच्चा झूठ ही बोल रहा था, तो तुमको मैंने लाख बार समझाया था झूठ मत बोल। तो क्या सच में वो लाख बार समझा रहा था? नहीं, वो तो उसने 2-3 ही बार समझाया होगा, पर वो एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा बोलता है। तो ये हमारा हाइपरबोली हुआ। नेक्स्ट इज द बॉय वॉज डाइंग टू गेट न्यू स्कूल बैग। वो लड़का मरे जा रहा था नया स्कूल बैग लेने के लिए। तो क्या वो सच में मर रहा था? नहीं।
वो क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा ईगरनेस हो रहा था कि नहीं मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, यानी कि वो जिद पे आ गया था और फिर मम्मी पापा को दिलाना पड़ा, क्योंकि बच्चा रोड पे सड़क पे लेट कर रो रहा है कि मम्मी मुझे वो चाहिए, वो बैग चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो मरे जा रहा था बैग को लेने के लिए। तो घर पे आकर के क्या बोलेगी मम्मी, ऐसे बोलती है ना, ये तो मरे जा रहा था बैग को लेने के लिए, जबरदस्ती लेना पड़ा, इसका पुराना बैग भी था पर ये मरे जा रहा था, ऐसे बोलते हैं। या फिर हमारे भाई बहन या हम अपने भाई बहनों को ऐसे बोल देते हैं या फ्रेंड को बोलते हैं क्या मर रहा है इसके लिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो बस वही चीज़ हो गई है कि हम बोल देते हैं कि मरे जा रहा था बैग के लिए लेने के लिए, या स्कूल बैग हो या वाटर बॉटल हो या फिर कोई न्यू ड्रेस हो या फिर कोई गेम हो, कुछ भी हो, या फिर नया फ़ोन हो। जब हम बहुत ज़िद करने लग जाते हैं तो अब ऐसे बोल देते हैं मरे जा रहा था लेने के लिए, बहुत पागल हो रहा था। तो उस चीज़ को हम क्या कर रहे थे, बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। People laughed at him, saying he had a pea-sized brain. This pea is वटाने का दाना, मतलब मटर का दाना। हमारा मटर होता है, उसके अंदर के जो हम पी निकालते हैं वो हमारा पीनट, यानी कि पीनट का पी। तो हमारा वटाने जितना यानी कि मटर के जितना दिमाग कैसे पॉसिबल है? दिमाग कम से कम इतना बड़ा तो होता है ना, मटर के जितना कितना छोटा होगा, पी साइज़ का कैसे होगा, वटाने के दाने के जितना कैसे होगा, शेंगदाने के दाने के जैसा कैसे होगा, क्या मूंगफली के दाने के जितना या मटर के दाने के जितना दिमाग हो सकता है क्या? नहीं। मतलब फिर भी बोल रहे थे अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया या कोई ऐसा सेंटेंस बोल दिया जो गलत है तो लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, यार गलत आंसर दे रहा है, इतना छोटा दिमाग है क्या तेरा, दिमाग में क्या भरा हुआ है तेरे, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो बोलते हैं कि सब उस पर हंस रहे थे उसके छोटे से मटर जैसे दिमाग पर। तो ये सच में उतना छोटा तो होता नहीं है, बस कुछ लोग लेट यूज़ करते हैं और क्या। तो बस उसको हम ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं कि मटर के साइज़ के जितना या मूंगफली के दाने के साइज़ के जितना उसका ब्रेन है। नेक्स्ट है सिक्स्थ टॉपिक, एंटीथेसिस। Antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are used in a sentence. यानी कि इसमें एक अपोजिट वर्ड यूज़ किया जाएगा और अपोजिट आइडिया भी यूज़ किया जाएगा, विरुद्धार्थी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आप समझ जाना कि वो एंटीथेसिस है। जैसे एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। हम जब इकट्ठे होते हैं तो हमारी एकता में ताकत होती है, और जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। यानी कि स्टैंड और फॉल, खड़े रहना और गिरना, ये दोनों एक ही जगह पर आ गया, यानी कि अपोजिट वर्ड आ गए हैं। नेक्स्ट है मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, अगेन अपोजिट वर्ड आ गया यहाँ पे। बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन, हेल हेवन, नर्क स्वर्ग, एक ही जगह पर आ गया। मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था पर कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था, चूज़ किया गया था। तो बुलाया तो बहुतों का था, मैनी फ्यू, अपोजिट वर्ड आ गया। स्पीच इज सिल्वर, यानी कि बोलना चांदी की तरह होता है, बट साइलेंस इज़ गोल्डन, और चुप रहना भी सोने की तरह होता है। ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पर बोले, राइट। तो यहाँ पर स्पीच यानी कि बोलना, भाषण देना, कंटिन्यू बोलना, और साइलेंस यानी कि शांत रहना, दोनों भी अपोजिट वर्ड यूज़ किया हुआ है। इट्स नेवर टू लेट बट इट इज़ नेवर टू सून, ये बहुत लेट नहीं है बट बहुत जल्दी भी नहीं है। तो लेट और जल्दी दोनों एक ही, लेट और जल्दी दोनों एक ही सेंटेंस में अपोजिट वर्ड आ गया है। नेक्स्ट है पेशेंस इज़ बिटर बट इट हैज़ स्वीट फ्रूट, यानी कि सब्र करना कड़वा होता है लेकिन उसका फल काफ़ी मीठा होता है। तो कड़वा और मीठा, बिटर एंड स्वीट, दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आए हुए हैं। आवर लॉस इज़ आवर गेन, लॉस यानी कि हमारी हानि, गेन यानी कि हमारा लाभ। तो लॉस और गेन, नुकसान और फ़ायदा, दोनों एक ही जगह पर आया हुआ है, अपोजिट वर्ड एक ही सेंटेंस में आ गया है। नेक्स्ट इज लव इज़ एन आइडल थिंग बट मैरिज इज़ रियल थिंग, प्यार करना आइडल एंड शादी करना रियल, आइडल और रियल, नकली असली एक ही जगह पर आ गया। नेक्स्ट है सेटिंग फूट ऑन द मून मे बी स्मॉल स्टेप, यानी कि
चंद्रमा पर कदम रखना छोटा कदम था फॉर अ मैन बट जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। आदमी के लिए वो कदम छोटे थे लेकिन पूरी इंसानों के लिए या पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा कदम था। यानी कि स्मॉल स्टेप एंड जायंट स्टेप, छोटा स्टेप और बहुत बड़ा स्टेप दोनों एक ही वर्ड में अपोजिट वर्ड आ गया। और जब भी एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, अगर आपके पोएम में ऐसा कोई भी लाइन आ जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस। हमारा टोटल आज हमने 4, 5 और 6। 4 था हमारा एपोस्ट्रोफी, 5 था हमारा हाइपरबोली और 6 था हमारा एंटीथीसिस। ये हमारा एंटीथीसिस लास्ट फिगर ऑफ स्पीच था आज के वीडियो के लिए। मुझे पता है और 4 फिगर ऑफ स्पीच मुझे एक्सप्लेन करने हैं जो मैं पार्ट 3 में करूँगी। इस पार्ट 2 में मैंने 3 फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 में मैंने 3 फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया है और जो हमारा बचा हुआ 4 फिगर ऑफ स्पीच है वो हम पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे।